हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। जो भी आप लोगों में से जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं किस तरह से करंट अपडेट हर वैकेंसी को लेकर देती हूं और इस पर आपका क्लास भी होता है बिल्कुल नोट्स की तरह, जो कि आप लोगों को ये पूरी तरह से पता है। और कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेरे ही क्लास से सीटेट उत्तीर्ण किया था। कई सारे कॉमेंट आपको मिल जाएंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पे मैं बात करूंगी। और आपको पता होना चाहिए कि परसों शाम में मैंने आप लोगों को एक ऑथेंटिक न्यूज़ दिया था। कई लोगों ने ये सवाल किया था कि मैम आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिला, इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने किसी की कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था यही चीज़ अगले दिन पेपर में आने वाला है। और आपको यकीन ना हो तो आप मेरे वीडियोज़ को और पब्लिश समय को देख लीजिए, और कल के हर अखबारों में वही था। जितनी सीटें मैंने बताई, सब कुछ जो भी मैंने बताया आप लोगों को, तो मेरा जो भी होता है न्यूज़ ऑथेंटिक होता है। मैं पल पल न्यूज़ नहीं डालती हूँ, छोटी छोटी बातों को नहीं डालती हूँ जब तक कि मैं उस पर पूरी अच्छी तरीके से पकड़ अपनी मजबूत नहीं बनाती हूँ। अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि अब शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, दुखद थोड़ा सा है। और दूसरी बात है सीटों को लेकर भी मैं बात करूंगी। तीसरी बात सिलेबस को लेकर भी बात करूंगी। चौथी बात आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, अब, क्योंकि इसके पहले जितना भी आप लोगों ने देखा या किस आधार पे तैयारी करनी है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और पूरी जानकारी, वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके लिए भरपूर जानकारी इसमें है और फिर आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। शिक्षक बनना अब इतना आसान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? देखिए, आप लोगों ने जितना भी मेहनत किया है, बीएड किया है, सीटेट किया है, पेपर 1, पेपर 2, बीटेट किया है, सब ने क्वालिफाई किया है। चाहे लाख भी कुछ हो जाए, आप बैठे हैं, आपने क्वालिफाई किया है, जैसे भी हो आपने किया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद बीपीएससी के तहत लिया जाना तय हुआ। मैंने उसका भी समर्थन किया। आप लोगों को भी मैंने कहा आप लोग तैयारी में लेके, कोई बात नहीं, जो इतना एग्जाम देकर निकाल सकता है बीपीएससी के थ्रू क्यों नहीं निकाल पाएगा। अच्छी बात है, शिक्षक जो है उन गुण वाले शिक्षक होंगे, गुणवत्तापूर्ण बिहार में शिक्षक मिलेंगे, शिक्षा होगी। मैंने उसका भी समर्थन किया। मैंने एकदम बिल्कुल आंदोलन वगैरह का विरोध किया। लेकिन अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो आंदोलन की जो बात है, इसमें अभी भी स्वार्थ की बू आती है। जब ये जिस समय ये स्वार्थ मिट जाता, आंदोलन सक्सेस हो जाता। आज सड़क पर इस टॉपिक को लेकर, इस नियमावली को लेकर, 7th फेज के नियमावली को लेकर जितने भी अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक हैं, सबकी मांगे अलग अलग है। सरकार ये बेहतर समझ रही है कि चाहे वो अभ्यर्थी हो, हालांकि नियोजित शिक्षक की मांग एक है। जिस प्रकार नियोजित शिक्षक एक कैटेगरी में आके मांग कर रहे हैं, उसी तरह आज अगर सारे अभ्यर्थी मांग करते हैं तो आपका मांग सफल होता। सरकार को ये अच्छी तरीके से पता है कि अभ्यर्थी आपस में ही दो नहीं बल्कि कई गुटों में बटा हुआ है। कोई बीटेट की बात कर रहा है, कोई सीटेट की बात कर रहा है, कोई 7 to 8 की बात कर रहा है, कोई एस्टेड मेरिट कर रहा है, कोई नॉट इन मेरिट कर रहा है। तो सरकार पहले ये जो 4 साल सरकार ने इसी में अध्ययन किया। जब वो विपक्ष में जब थे तो उन्होंने 4 साल तक इसी चीज़ पर अध्ययन किया, और वो उन्होंने पूरा माइंड सेट कर लिया कि जब मैं सत्ते में आऊँगा तो मुझे क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। जो सरकार या जो व्यक्ति आपका समर्थन करते थे, ये नहीं ये होना चाहिए, उनके शब्दों को आप अभी भी निकाल कर देख सकते हैं। वही आज आपकी न सुनने को तैयार हैं, न कुछ कहने को तैयार है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण आप लोग खुद हैं। अभी भी वही हाल है, मेरिट में है, ये रैंक है, मेरिट में। इसी मेरिट नॉट इन मेरिट को ख़त्म करने के लिए सरकार ने बीपीएससी में ढकेला। इसका दुष्परिणाम ये निकला कि 7th 8 वाले की, 6 to 8 वाले की खटिया खड़ी हो गई। आप बताइए, जो बीटेट किए हुए थे, जो सीटेट 6 to 8 निकाले हुए थे, अब देखिए जो 6 to 8 जिन्होंने सीटेट निकाला, क्या मेहनत लगता है एग्ज़ाम निकालने में, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं हमेशा मेहनत ही करती हूँ। अलग बात है कि मैंने एक बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, एक बार मैं ईयर नहीं बताऊँगी, 134 नंबर मेरा पेपर 2 में आया था। मुझे लगा इस बार मैं दूंगी तो मैं बिल्कुल 150 के करीब पहुँच जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं और पीछे चली गई, 126 पर आकर रुक गई। तो देखिए, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। कोई अगर ये सोच ले कि एक बार मेरा इतना अच्छा स्कोर हुआ, दोबारा भी मेरा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आप अभ्यर्थी वही हैं, आपको पढ़ना वही टॉपिक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय आपकी क्या परिस्थिति होती है आप नहीं समझ सकते हैं। मैं जब इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने गई थी, पिछले बार से मेरा कम नंबर आया, मेरे पास छोटा बच्चा था, अचानक से मुझे कोई परेशानी शुरू हुई और मतलब
मैं कैसे कैसे मैंने टिक लगाया, मैं क्वेश्चन भी मैं नहीं पढ़ी थी, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुझे आते भी नहीं थे, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अभ्यास के मैं जो आपको बताती हूँ या कुछ भी करवाती हूँ, क्लास आपको देती हूँ, नोट्स बताती हूँ, बिल्कुल अभ्यास पे, एक एक लाइन को एक 100 बार पढ़ के, ताकि कोई भी चीज़ गलत ना हो। अगर कोई भी नए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, बात करने को तो बहुत है, लेकिन आप ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। टॉपिक पे आ जाते हैं। ये नियमावली हम लोग रुकवा सकते थे, इसमें सुधार करवा सकते थे, लेकिन मुद्दा वही था, मांग वही थी, मांग में अंतर था, अभ्यर्थियों का जो विचार था अलग था, उनमें मतभेद था, इसीलिए सरकार ने कुछ भी नहीं सुनी, वो अपनी मनमानी करती रही। ये दुखद है। आपको पता होगा, जब से मैंने बताया 6 to 8 में सीटें नहीं हैं, तब से मैं भी दुख में हूँ। हालांकि मैं किसी में भी अप्लाई कर सकती हूँ, अगर बीएड का दिया तो 1 to 5 में कर सकती हूँ, स्टेट का पेपर 2 का मुझे, या फिर मैं नहीं भी कर सकती हूँ, मेरा आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अभ्यर्थियों के बारे में, जो सही होता है मैं सही बोलती हूँ, जो गलत होता है मैं गलत बोलती हूँ। जो 6 to 8 वाले जिन्होंने सीटेट किया है, जो बीटेड वाले हैं, उनकी सीटें कहाँ चली गई? ऐसा हो नहीं सकता है कि ये बिहार के 38 ज़िले में कितनी स्कूलों की संख्या है, ये सब मैंने डिटेल बता दिया है आप लोगों को। इसमें 6 to 8 शिक्षक की कमी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये क्या है? ये अब शिक्षक बनना बिल्कुल आसान नहीं है। इन्होंने 1,78,026 पोस्ट पर बहाली निकाली है। इसमें फॉर्म ये शुरू से ही इतना काट रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार का कोई सवाल ना हो, जितने आदमी फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी नियुक्ति हो जाए। अभी और भी देखिएगा इसमें होगा कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि आप देखिएगा, अभी ये सरकार जो है किस्तों में आप लोगों को नोटिफिकेशन दे रही है। अभी देखिएगा, फिर इस सोमवार मंगलवार को बैठक होगी, कुछ और निर्णय निकल के आएगा, कुछ और निर्णय निकल के आएगा, और कुल मिलाकर यानी फॉर्म भरने के पहले ही इतना बायकॉट कर दिया जाएगा बीएड वाले को, डीएलएड वाले को, सीटेट वाले को, या इस सब्जेक्ट वाले को, उस सब्जेक्ट वाले को। क्योंकि स्टेट में भी जिस तरह से हुआ था, कितने बीएड किए हुए और सोशल साइंस से पढ़े हुए सब्जेक्ट के कारण वो भर नहीं पाए थे। अभी भी ये 7वें चरण में फॉर्म फिलअप करते करते इतनी छटाई होगी कि आप याद रखिएगा कि जितनी सीटें हैं ना उसमें भी खाली रह जाएगी। अब ये तो बात हो गई। अभी भी अगर एक मुद्दे को लेकर सरकार सड़क पर उतरते हैं तो बात बनती। मैं अभी भी कह रही हूँ, ये बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो ये चीज़ हो रहा है, तरीका जो इसमें बदलते जा रहा है, सीट ही गायब हो रही है, वैकेंट पद नहीं है। अब जिसने +2 में स्टेट में उन्होंने एसएसटी निकाला नहीं था, उसमें मैक्सिमम पद इन्होंने निकाल दिया है। तो ये सब तो पहले से ही छटनी हो रही है, इसको आप समझिए। अब दूसरी बात करते हैं सिलेबस पे। तो अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, मैं भी क्लास करवाई हूँ 11th का हिस्ट्री, आपका पढ़ा हुआ बेकार हो गया है। क्योंकि शिक्षा, देखिए, पढ़ा तो बेकार कभी नहीं होता है, मैं गुस्से से बोल रही हूँ। शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि आपने जो पढ़ा आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आप बोलने के पहले सोचिए कि आपके एक शब्द से लोग उस पर तैयारी करने पर लग जाते हैं। कई लोग पढ़ रहे हैं, मैं खुद आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करवा रही हूँ, कर रही हूँ जितना संभव है। अब उस पर तैयारी करने के बाद रिसेंट में अभी से 5-6 घंटा पहले ये क्लियर हुआ है कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, जो प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम हुआ था, उसी पैटर्न पर आधारित होगी। अब आप यहाँ समझिएगा कि अब तो आप अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को पढ़ेंगे नहीं। अब जब आप उस पर आते हैं तो उसमें आपका सारा चीज़ था। क्या क्या था? आपका हिस्ट्री तो था ही था, हिस्ट्री के साथ साथ इसमें बिहार स्पेशल था। और इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि बिहार स्पेशल में जैसे क्वेश्चन था प्रधानाध्यापक के शिक्षक में कि वंदे मातरम मंत्र जो है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम का आंदोलन जो है इसको एक मंत्र बना दिया गया, या फिर बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया या सुधार आंदोलन के रूप में इसने काम किया, ये कथन किसका था। इस तरह के इतने सारे, जैसे कि सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सत्याग्रह आंदोलन कब गठित हुआ था, यानी बिहार से भी रिलेटेड आप कुल मिलाकर ये पूछिएगा। आप देखिएगा जो प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप लोगों ने देख लिया है सारा क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो फटाफट कमेंट करिएगा, मैम आप दिखा दीजिएगा, और आप वो सारा क्वेश्चन मुझे हम लोगों को दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह से पूछा जाता है। तो उसका अगला वीडियो वही होगा आप लोगों के लिए। तो इसमें बिहार स्पेशल मैक्सिमम क्वेश्चन जो था आपका हिस्ट्री से था। उसके बाद इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी लाया गया है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल के बाद आपका इसमें ज्योग्राफी भी है,
अब देखिए इकोनॉमिक से भी कुछ क्वेश्चन है, और इस इकोनॉमिक जो आपका समसामयिक में एक ही है जो है, यानी कि जो आपका घटना चक्र है उससे पूछा गया है, रिसेंट का पूछा गया है। उसके बाद देखिए इसमें फिजिक्स भी डाल दिया है, केमिस्ट्री भी डाल दिया है, उसके बाद बायोलॉजी भी इसमें पूछा गया है, इसमें मैथ भी पूछा गया है, रीजनिंग भी पूछा गया है, उसके बाद आपका कंप्यूटर भी पूछा गया है, उसके बाद आपका जीए और जीके जीएस जो कहिए आप, ये भी पूछा गया है आपसे। अब बताइए कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट बचा, इसमें कौन सा सब्जेक्ट बचा। अब तो इतना जो अभ्यर्थी पढ़ेगा सब्जेक्ट, आप समझ सकते हैं, इतना जो अध्ययन करने पर वो तो पागलों की तरह टूट पड़ेगा, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो अध्यापक का जिस तरह पैटर्न था, यानी जो सब्जेक्ट थे, आप उसके आधार पर प्रैक्टिस अपना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, उसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। ये आपका लास्ट अपडेट है। अब आगे और भी अपडेट आएगा, सिलेबस बहुत जल्द जारी होगा। अब बताइए कि अगर इतना अभ्यर्थी से पूछा जाएगा तो कम से कम इतने के लिए तो आप 2 महीने का समय देते हैं। 2 महीना का समय देने के लिए जैसे आपने नियमावली निकाला, लगे हाथ आप सिलेबस निकाल देते हैं। अब तो नियमावली से मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी लगता है कि विरोध होना चाहिए, क्योंकि आपने सीटें ही गायब कर दी, सीट है ही नहीं। अभ्यर्थी करे तो क्या करे, 6 to 8 जो किया है वो क्या करेगा, अब वो किस चरण का इंतजार करेगा। एक शिक्षक भर्ती में इतना माथापच्ची हो रहा है, इतना समय लग रहा है। अब इसका मतलब साफ है कि जो बीएड करने के लिए निकलता है कि एंट्रेंस दीजिए, बीएड करिए, या कोई फॉर्म फिलअप होता है, अभ्यर्थी फॉर्म ही ना भरे, फिर सरकार के खाते में पैसा जाना बंद। कुछ तो भाई कदम उठाना चाहिए, लेकिन हाँ, कदम जो उठाए वो ठोस होना चाहिए, उसका एक आधार होना चाहिए, उसका तथ्य मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कागज लेके चले गए हैं, मेरिट में हूँ, मेरा ये रैंक है, मेरा नियुक्ति चाहिए, डायरेक्ट, ये सबसे नहीं होगा, ये सबसे नहीं होगा। कट टू कट बात करने से होती है। सामने पिछले सरकार तो कम से कम आपको लेके जाते थे बैठा के बात, मैंने खुद दीपक सर से मेरी बात हुई है, खुद कम से कम मिलवाते थे, अभ्यर्थी से बात करते थे। ये तो वो भी नहीं कर रहे हैं। अब इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, सब कुछ आपका सही है, लेकिन एक तथ्य होना चाहिए था और उस तथ्य का आवाज़ बुलंद होना चाहिए था, तब बात बनती। ये तो अपना करते ही जा रहे हैं, कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है अपना। अब देखिए, अब बताइए अब अभ्यर्थी क्या करेगा। अब यहाँ जो बिहार स्पेशल की बात है, अब मैं आपको आगे बता दूंगी, जो अभी तुरंत रिसेंट अपडेट है उसके अनुसार क्या पढ़ना है मैं आपको आगे बता दूंगी। लेकिन ये आपने समझ लिया कि ये क्या है। इतना समझने के बाद अब उस पॉइंट पर आते हैं कि अब आप लोग को क्या पढ़ना है। मैं तो इस चैनल पर डालते ही रहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं झूठ बोलकर ऐसा नहीं है कि मुझे अपना चैनल चलाना है। आप लोगों को पता होगा मैंने साल भर तक चैनल छोड़ दिया था कुछ परेशानी के कारण से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर दिन वीडियो डालूंगी। जैसे ही मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ आते हैं, मैं किसी भी परिस्थिति में रहती हूँ आप तक पहुँचाती हूँ। और मैं ये नहीं कि मैंने 11th का मैंने एक चैप्टर करा दिया, वो शुरू किया, उसकी पीपीटी भी दूसरी तैयार हो गई है, वो मैं शुरू करवा दूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है आप लोगों को सही तथ्य तक लेकर जाऊँ, जिससे आप लोगों को भी सहायता मिले। कुछ कई ऐसी महिलाएं हैं जो मेरा वीडियोस देखती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उनका कमेंट मेरा दिल छू जाता है। उनके लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो शुरू कर दिया उसको लेके जा रही हूँ, नहीं। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, इतना कुछ जानने का तो रुक जाइए। अभी जो भी 11th 12 में कूद रहे हैं मत कूदिए, क्योंकि 11th का मैंने जो भी बताया है वो पुराने हड़प्पा या होमो सैपियंस यानी कि आदि मानव के बारे में जो बताया उसकी चर्चा अभी कहीं नहीं है इनके सिलेबस में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन, यानी एक क्लास में आपको दिखाऊंगी कौन सा प्रधानाध्यापक वाला क्वेश्चन कि उसमें क्या पूछा गया था। ठीक है, अगला ये वीडियो आएगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले जो आपको पकड़ बनानी है, पढ़ लीजिएगा NCF 2005, क्योंकि प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे उसमें क्वेश्चन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन, ये भी आपको पढ़ लेना है। तीसरा आप NEP 2020, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रधानाध्यापक के एग्ज़ाम में कि 10+2+3 जो है ये क्या है, इस तरह से पूछा गया था। और ये भी पूछा गया था कि किस आयोग ने इसकी स्थापना की, जैसे कोठारी आयोग या कौन थे, इस तरह से। और ये जो है आपका RPWD यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी यानी कि जो अयोग्य हैं, जो सक्षम हैं, उनका क्या क्या अधिकार है 2016 के अंतर्गत। ये चार टॉपिक आपको अभी फ़िलहाल देख लेना है। और ये चारों टॉपिक मेरे चैनल पे आएंगे, हालांकि आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन इसीलिए मेरे चैनल पे आएंगे
मुझे जो कमेंट आता है कि मैम आप जिस तरह से बताती हैं वो याद हो जाता है, और ये सच है। एक बार देखिएगा फिर आपको बार बार नहीं देखना है, ये पढ़ना है। और ये हिस्ट्री पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका था प्रधानाध्यापक में हिस्ट्री पर था, और जो क्वेश्चन का दरस है जो मैंने भी देखा है, मेरे पास भी है, तो 9th 10th का अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेते हैं अभी फ़िलहाल 9th 10th का हिस्ट्री और पॉलिटी, तो उससे भी मिलता जुलता है। और फिर फ़िलहाल आपको बिहार का इतिहास पढ़ना होगा, जैसे बिहार स्पेशल मैंने लिखा है तो आपको बिहार का इतिहास देखना होगा। और ये सब कुछ मेरे चैनल पर आएगा। मैं बिहार का ज्योग्राफी यानी बिहार से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस डाले भी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको भी देखिए। बिहार का इतिहास समझिए, बिहार में जो आंदोलन हुआ था या इस तरह से किसने कौन सा नारा दिया है, बिहार से महत्वपूर्ण सारे सवाल निकले हैं और इतिहास से रिलेटेड है। तो अब देखिए यहाँ जो आपका है, अब देखिए कोई भी व्यक्ति 10th तक, सही बात है सबने बायोलॉजी पढ़ा है, 10th तक केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, लेकिन मैथ पढ़ा है। लेकिन अब मुझे बताइए इंटर के बाद जो आर्ट ले लिए उनका तो मैथ पीछे छूट गया, उनका तो केमिस्ट्री पीछे छूट गया, उनका तो बायोलॉजी पीछे छूट गया, फिजिक्स पीछे छूट गया। सोचने वाली बात है। अब तो वो अब क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए कि 5-5 क्वेश्चन ही आप पूछते हैं, 5 फिजिक्स से, 5 केमिस्ट्री से, 5 बायोलॉजी से, 5 मैथ से, तो 20 नंबर तो उसका गया ना। फिर जीके जीएसटी कंप्यूटर में किस तरह से वो 20 नंबर तो एकदम पूरी तरह से उसका कट हो गया। अब स्टूडेंट 5-5 नंबर के लिए क्या क्या पढ़े? और जबकि ये भी कहा गया है कि इस आधार पर आप तैयारी में लग जाइए, सिलेबस बहुत जल्द आने वाला है। तो ये सब न्यूज़ दुखद है, ये सब देने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी मेरे चैनल पर कंटेंट आ रहे हैं विश्वास के आधार पर आप उसको पढ़िए। आपको मैं कभी भी गलत दिशा में लेकर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल सही बताऊंगी। और हाँ, आप लोग कहते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराते जाइए मैम, आप पढ़ के मत बताइए, नहीं, फिर आप सक्सेस नहीं हो पाए, फिर आपको रटना पड़ जाएगा वो क्वेश्चन आंसर। और जो मैं बोल बोल कर बताती हूँ वो आपको रटना नहीं है, उससे आप एक क्वेश्चन अगर मैं बता रही हूँ आप 5-5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मेरे तरीके को मत काटिए, बेहतर तरीका है उसको एक बार आप समझिए। फिलहाल अब इस टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये टॉपिक भी आपका आएगा और ये क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा। ये उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और जो भी अभी तक आपने जो भी तैयारी किया है, अभी तो मैं ये दिशाहीन एक प्रकार से कहूँगी, क्योंकि जब कुछ सबने इसी अनुमान के आधार पर तैयारी शुरू, इसीलिए मैंने कई सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रीजनिंग की जहाँ तक बात हुई, रीजनिंग मैथ ये मैं आपको करवा दूँगी। रीजनिंग मैथ बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक से मैं आपको करवा दूँगी। इतना ईजी ट्रिक है रीजनिंग का। घड़ी के बारे में सवाल पूछा गया था प्रधानाध्यापक में, क्या पूछा गया था ध्यान से एक बार सुनिएगा, छोटी सी बात है। एक ये घड़ी है, इस तरह से पूछा गया था कि जैसे यहाँ पर 12 है, ये आपका 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो यहाँ 3 है, ये 1 2 हो गया, ये 4 5 हो गया, 7 8 हो गया, 10 11 हो गया। तो पूछा गया था कि ये जो 3 और 4 है, इस दोनों के बीच में जो सुई है, दोनों सुई चाहे वो घंटे वाली हो या मिनट वाली हो, बिग हैंड स्मॉल हैंड, दोनों जो है इस दोनों के बीच में आती है तो कितना समय होता है। अब कई लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि दोनों का बीच मतलब ये हो गया, स्मॉल हैंड भी यहाँ पर ला दिया और बिग हैंड भी यहाँ पर ला दिया, एक ही जगह पर हुआ। तब आप कैसे बताइएगा? ऐसे होगा 15 और 20 के बीच में कोई 17:30 मिनट, 3:17 कर दिया होगा, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 के बाद और 4 तक दोनों सुई एक साथ कब आएगी? 4 पर अगर दोनों सुई एक साथ आती है, छोटी और बड़ी वाली, यहाँ सेकेंड पर सुई की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 पर अगर आती है तो 4:20 होता है, जो कि 4 बजे से आगे निकल जाता है। और सवाल क्या था? 3 और 4 के बीच। तो अब आप देख सकते हैं बीच वाला तो कट हो गया, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं था 3:17 और 4:20 आपको देगा और आप टिक कर दीजिएगा, लेकिन 3 से 4 के बीच ही सवाल था। मैं वो सवाल आपको दिखाऊंगी। तो इसका सही आंसर था 3:15 बजे, क्योंकि ये लोग समझने वाला कई अभ्यर्थी जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सोचेंगे 3 के बाद की बात हो रही है, ये तो 3 पर ही है। लेकिन जब आप उसको बोलते हैं 3:15 तो 3 के बाद ही तो बजता है, दिखता है वो 3 पर ही, लेकिन 3 के बाद बजता है, तो उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए 3:15। आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, कई लोग वो देख चुके होंगे प्रधानाध्यापक के सारे क्वेश्चन को, जो नहीं देखे हैं मेरे वीडियो का वेट करिएगा। कुछ तो जानकारी इस वीडियो से मिली होगी आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी में अब नए सिरे से लगेंगे। जो भी है, जैसे जैसे हवा आ रही है सामने में, सबका सामना करिए, देखिए फाइनल क्या होता है। समय तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिया जाएगा। अगर शिक्षक की नियुक्ति उनको करवानी है तो वो समय भी देंगे, समय के पहले सिलेबस भी देंगे। 2023 तक वो नौकरी की बात की है, तो फिर भी अभी 7 महीना है
और ध्यान से पढ़ने के लिए सिलेबस में ऐसे चीज़ जो कि सिर्फ अभ्यर्थी जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो 7 महीना क्या 2 महीना में, वो 2 महीना भी समय देंगे तो काफ़ी है, एग्ज़ाम ले ले, रिजल्ट दे दे। अगर सरकार का इरादा है हमें शिक्षक चाहिए। बाकी देखिए आगे क्या होता है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली क्लास को लेकर। बने रहिएगा इस चैनल पे, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।